हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डाउट एक्सपर्ट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। जैसे कि हम सब जानते हैं इस यूनिवर्स के अंदर जो मेटल्स हैं वो दो चीजों से मिलकर बने हैं, या तो सॉलिड या फिर फ्लूइड। अब सॉलिड और फ्लूइड क्या होते हैं इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सॉलिड, जैसे कि हम जानते हैं सॉलिड की जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, और जो फ्लूइड हैं वो फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है लिक्विड एंड अदर है गैस। तो आइए देखते हैं पहले कि सॉलिड क्या होता है, और ये जो मैटर्स हैं अगर इनके ऊपर हम टेंजेंशियल या फिर शेयर स्ट्रेस लगाएंगे तो ये कैसे बिहेव करेंगे, इनको स्टडी करते हैं। अब टेंजेंशियल या शेयर स्ट्रेस क्या होता है ये हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अच्छे से पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं सॉलिड से। मान लीजिए ये एक सॉलिड बॉडी है और जिसके ऊपर मैंने एक शेयर स्ट्रेस टाउ लगाया। अब जब मैंने इसके ऊपर एक शेयर स्ट्रेस टाउ लगाया तो मैं ये मान रहा हूं कि ये जो शेयर स्ट्रेस है ये विद इन लिमिट मैंने लगाया है। विद इन लिमिट कौन सी? प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि प्रोपोर्शनल के बाद क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते, हुक्स लॉ होता है ना। ये हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत अच्छे से डिटेल में देखा था। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में देखना है तो आप मेरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर्स को स्टडी कर सकते हैं। अब देखते हैं, मैंने टेंजेंशियल स्ट्रेस टाउ जो है इस सॉलिड बॉडी पर लगाया, जिसको लगाने से क्या हुआ कि एक डिफॉर्मेशन जो है वो इस बॉडी में आई। कैसे आई देखते हैं। इस टाइप की एक डिफॉर्मेशन जो है वो आई। अब ये जो डिफ्लेक्शन, ये जो डिफॉर्मेशन इस बॉडी में शेयर स्ट्रेस के कारण आई, इसको हम बोल देते हैं स्टैटिक डिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक डिफ्लेक्शन। क्योंकि इस बॉडी में स्टैटिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शेयर लगाने से किसी तरह की मूवमेंट इस बॉडी में नहीं आई है, क्योंकि ये नीचे से फिक्स कर रखा था इसको हमने। तो एक छोटी सी डिफ्लेक्शन आई जिसको हमने बोला स्टैटिक डिफ्लेक्शन। अब अगर मैंने ये शेयर स्ट्रेस मैं रिमूव कर दूं, after applying shear stress tau we faced a deflection delta, that is static deflection, and after removal of this shear stress the body will return to its original position। बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस रिमूव किया जो कि विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट था, तो बॉडी दोबारा अपनी पोजीशन पर आ गई। इसको बोलते हैं सॉलिड। ठीक है, अब बात करते हैं लिक्विड्स की। लिक्विड आखिर होता क्या है? लिक्विड एक ऐसा मैटर है जिसको जिस कंटेनर में रखेंगे वो उसी की शेप ले लेगा, लेकिन लिक्विड की वॉल्यूम हमेशा क्या होती है? फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। सॉलिड के केस में सॉलिड की वॉल्यूम भी फिक्स है और इसकी शेप भी फिक्स होती है, लेकिन लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती है। शेप जिस कंटेनर में रखेंगे उसी की शेप ये ले लेगा। अब मैंने क्या किया लिक्विड के ऊपर, अब मैंने एक पर्टिकुलर मैंने एक डोमेन ले लिया। ये मेरा एक डोमेन है, देख रहे हैं आप। लिक्विड काफी सारे एरिया में था, मैंने एक पर्टिकुलर स्ट्रेच ले लिया जिसके लिक्विड को अब मैं स्टडी करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इस लिक्विड के ऊपर मैंने क्या किया, एक शेयर स्ट्रेस लगा दिया। एक शेयर स्ट्रेस लगाया टाउ। ठीक है, जब मैंने शेयर स्ट्रेस टाउ इसके ऊपर लगाया तो क्या हुआ, लिक्विड ने कुछ ऐसी डिफॉर्मेशन शो की। लिक्विड डिफॉर्म हो गया। लिक्विड क्या हो गया? डिफॉर्म हो गया, इस ओर ऐसे मूव कर गया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने टाउ शेयर स्ट्रेस लगाया था। इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड के ऊपर जब भी हम शेयर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाएंगे तो लिक्विड क्या शो करेगा? लिक्विड मोशन शो करेगा। अगर लिक्विड मोशन शो करेगा तो सॉलिड के केस में ऐसा नहीं हुआ था। डिफ्लेक्शन जो आई थी वो स्टैटिक आई थी। चलो ये मान लिया कि टेंजेंशियल लगाने से लिक्विड ने एक मोशन शो कर दिया, उसने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अपने आप को मूव करवाना स्टार्ट कर दिया। तो अब अगर मैं इस टाउ को रिमूव कर देता हूं तब क्या होगा? अगर मैं इस टाउ को, इस टेंजेंशियल स्ट्रेस जो मैंने लगाया, अगर मैं इसको रिमूव भी कर दूंगा तब भी क्या होगा? तब भी लिक्विड एक उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। इसका मतलब लिक्विड के केस में अगर एक बार डिफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गई तो वो होती हुई चली जाएगी, चाहे हम अपना शेयर को रिमूव भी क्यों ना कर ले। तो ये डिफरेंस था सॉलिड और लिक्विड के अंदर।
तो समझ आया कि लिक्विड कैसे बिहेव करेगा अगर इसके ऊपर स्ट्रेस लगाई जाए। तो इसी को डिटेल में पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। अब देखिए गैस, गैस क्या क्या है? गैस की ना तो कोई शेप होती है, ना ही इसकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। जिस कंटेनर में आप इसको रखेंगे ये उसी की शेप ले लेगा और उसी की पूरी वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई कर लेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं गैस। अब आइए, अब हम स्टडी करेंगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है फ्लूइड एज ए कॉन्टिनम। तो चलिए देखते हैं, आइए बात करते हैं फ्लूइड एज ए कॉन्टिनम की। अब देखते हैं फ्लूइड एज ए कॉन्टिनम का मतलब ये कॉन्टिनम वर्ड कहां से आया और फ्लूइड क्या होता है ये हमें पता लग गया कि लिक्विड और गैस मिलके क्या बना लेते हैं, फ्लूइड बना देते हैं। देखिए अब मैं क्या करता हूं, अब मैं देखता हूं कि आखिर फ्लूइड होता क्या है। कोई भी लिक्विड है या कोई फ्लूइड की बात करते हैं, आखिर ये है क्या? देखिए इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड को रखा, कोई लिक्विड था वो इस कंटेनर में है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, माइक्रोस्कोपिक व्यू देख रहा हूं। इस पर्टिकुलर एरिया को मैंने पूरा माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखा, तो मेरे को दिखा कि जो फ्लूइड है वो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। अगर मैंने और ज्यादा डीप में देखूंगा तो ये मॉलिक्यूल्स में भी हल्का हल्का गैप है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मेरा क्या है, माइक्रोस्कोपिक व्यू है। इसको मैंने और ज्यादा अच्छे से डबल माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखा, ठीक है। अब क्या है कि एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल से जो डिस्टेंस है, एक पार्टिकल का, एक लिक्विड के या फ्लूइड के पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल से जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ, और इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा से। इस डिस्टेंस को बोलेंगे मीन फ्री पाथ। अब क्या है कि अगर मैं पूरे इस डोमेन, ये मेरा एक डोमेन हो गया जिसके अंदर लिक्विड है, इसकी डायमेंशन जो है मान लेते हैं कि 1 मीटर है, तो ये जो मीन फ्री पाथ है ये कई माइक्रोमीटर या मतलब बहुत, इसकी जो डायमेंशन है वो बहुत कम होगी एज कंपेयर टू दिस डायमेंशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो इसके डोमेन से, एक डोमेन रेंज से बहुत ज्यादा ही कम है, तो इसलिए हम इस डिस्टेंस को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस पे आ जाते हैं। अब ये डिस्टेंस क्या है, वो दो पार्टिकल्स का आपस में डिस्टेंस जो है इन कंपैरिजन टू डोमेन क्या है, बहुत कम है। अगर दो इंडिविजुअल पार्टिकल कोई भी जिनका डिस्टेंस आपस में अगर कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो गैप आपको नजर आ रहा है, ये हल्का हल्का जो गैप नजर आ रहा है, यहां देखो ये वाला जो गैप है, इसको हम, इस गैप को हमने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया। इस गैप को क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया। अब इससे हमें क्या फायदा हुआ? आप एक बात बताओ, जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो, उस टाइम पे आपने एक प्रॉपर्टी को एज्यूम ले करके चलते हो कि जो कर्व है वो है कॉन्टिन्यूअस है नेचर के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा x dx का, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मैं 1 से लेकर अगर 3 तक इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो वो जो x का कर्व है वो 1 से लेकर 3 तक क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस है नेचर के अंदर, किसी भी टाइप की डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी। तो अगर मैं फ्लूइड के अंदर इंटीग्रेशन को यूज करूंगा, जो कि आप देखोगे आने वाले चैप्टर्स में हम बहुत फ्रीक्वेंटली इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन कॉन्सेप्ट्स को, मैथमेटिकल जो डिफरेंशियल कैलकुलस के जो कॉन्सेप्ट्स है इसको यूज करेंगे, तो उस केस में इस डिसकंटिन्यूटी को तो होना नहीं चाहिए। अगर डिसकंटिन्यूटी आ गई तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कैलकुलस यूज नहीं हो सकती। सो इन दैट केस आई एज्यूम दैट दिस एरिया, दैट दिस गैप इज नेग्लिजिबल। इस एरिया को, इस गैप को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, और हम ये मान लेते हैं कि जो फ्लूइड के पार्टिकल्स है वो कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रेच में कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी भी तरह का गैप उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं फ्लूइड एज ए कॉन्टिनम। इसीलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको कि हम इनडायरेक्टली यूज तो करते हैं लेकिन इसके बारे में हमें पता नहीं होता। तो अभी हमें पूरा एक नाम समझ आ गया कि फ्लूइड एज ए कॉन्टिनम का आखिर मतलब क्या है। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। इसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करेंगे डेंसिटी से। देखिए डेंसिटी क्या होती है।
डेंसिटी का जो फॉर्मूला है उसको हम लिखेंगे मास अपॉन वॉल्यूम से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, इसको रो बोलते हैं, रो का साइन है, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास क्या है, इन किलोग्राम है, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब है। अगर इसको डायमेंशनल फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिखा जाएगा एम एल टी की फॉर्म में। एम रिप्रेजेंट मास, एल रिप्रेजेंट लेंथ डायमेंशन, टी रिप्रेजेंट टाइम। तो यहां पर इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1 क्योंकि किलोग्राम 1 है, l -3, माइनस क्यों, क्योंकि ये अपॉन में था, डिनोमिनेटर में था और पावर 3 थी तो -3, टाइम यहां पर नहीं है इसलिए इसको लिख देंगे t0, m1 l -3 t0। ये डायमेंशनल फॉर्म हो गई, ये इसकी यूनिट हो गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखिए डेंसिटी जो वाटर की होती है ये हम लिखते हैं 998 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 998 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको कई बार जनरली 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी रफली मान लिया जाता है, ठीक है, रफली 1000 भी यूज कर लेते हैं। अगर मैं ग्राम में बात करूं तो इसकी यूनिट होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी क्या हो गई, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी हो गई वाटर की। अगर मैं डेंसिटी बात करूं एयर की तो एयर की डेंसिटी होती है 1.025 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ एयर दोनों यूनिट्स में हमें क्या रखना है, हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत ज्यादा आपके काम आएगा। अब बात करें अगर लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो जनरली कांस्टेंट रहती है, वो टेम्परेचर या प्रेशर के कारण चेंज नहीं होती है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये क्या है, ये कांस्टेंट रहती है। बट गैस के केस में ऐसा नहीं होता। गैस के केस में क्या है कि डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। अब कैसे, इसको देखते हैं। मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये गैस रखी हुई है, गैस फिल कर दी हमने इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर। अब होगा क्या, अगर इसकी हम वॉल्यूम जो है प्रेशर बढ़ाकर इसकी वॉल्यूम को कम करने की कोशिश करते हैं, तो जब इसकी वॉल्यूम जो है वो कम होगी तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर घटेगा तो डेंसिटी बढ़ गई। तो इसलिए इसकी डेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, बट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अब ऐसा क्यों, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होती है? एक्चुअली होता क्या है कि जब हम इसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इस गैस का हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया यहां पर। अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ कि जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस का ईच पार्टिकल, जो ये हर एक पार्टिकल है, ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी। अब किसी को पार्टिकल के अंदर एनर्जी ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो ये दौड़ने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं पार्टिकल। अगर पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इस केस में क्या होगी, बढ़ेगी। अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, तो डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब गैस के केस में रिलेशन ये रहती है और लिक्विड के केस में रिलेशन ये रहती है। तो फ्लूइड के दोनों चीजें समझ आ गई कि डेंसिटी कैसे कैसे वेरी करती है प्रेशर और टेम्परेचर के साथ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं वेट डेंसिटी। अगर मैं डेंसिटी को वेट डेंसिटी लिख रहा हूं तो क्या मैं इस डेंसिटी को क्या बोल सकता हूं, मास डेंसिटी भी बोल सकता हूं, क्योंकि वहां मैंने मास का यूज किया। तो वेट में क्या होगा, मैं वेट का यूज कर लूंगा, वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट क्या होता है mg। तो अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्यों, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, जी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मिलकर क्या बन जाता है, न्यूटन, डिवाइड में मीटर क्यूब है ही, ठीक है। अब इसके डायमेंशनल फॉर्म भी देख लेते हैं। तो किलोग्राम की हो गई m1, मीटर मीटर क्यूब कट करेंगे 2 रह जाएगा, तो l-2 सेकंड डिवाइड में है, दैट इज t-1। ये इसकी डायमेंशनल फॉर्म होगी। तो इसी तरह आपने किसी की भी डायमेंशनल फॉर्म जो है निकाल सकते हैं। तो मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी क्या होती है, इसको हमें पता लग गया। वेट डेंसिटी को जनरली गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है,
ये भी बड़ा आसान है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, वॉल्यूम डिवाइड बाय मास, रिवर्स ऑफ डेंसिटी इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसका यूज बहुत कम होता है, लेकिन ठीक है, अपने को पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट मास होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको G और S से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो G से रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर S से। अब ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस। एक ऐसा एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस बोल देते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस की डेंसिटी ले लेते हैं। अब ये जनरली क्या होता है, वाटर होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये स्टैंडर्ड सब्सटेंस हम ले लेते हैं, तो किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, उसको क्या बोल देंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं आप, चलिए फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी ऑफ मर्करी, मर्करी को Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी डेंसिटी होती है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 13.6। अब आप मेरे को बताइए, स्टैंडर्ड सब्सटेंस जो कि वाटर है, उसकी 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, S इज इक्वल टू रो Hg डिवाइड बाय रो वाटर। अब S क्या है 13.6 और रो Hg क्या है 13,600 डिवाइड बाय रो वाटर। अब रो वाटर कैसे आ जाएगा, रो वाटर इक्वल टू 13,600 डिवाइड बाय 13.6, क्या आएगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि किसकी डेंसिटी होती है, वाटर की। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, ये भी हम हमारे क्लियर हो गया। अब टोटल 4 प्रॉपर्टीज थी फ्लूइड की, वो चारों की चारों हमने क्लियर कर ली हैं। चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसको बोलते हैं कैविटेशन। अब कैविटेशन से पहले हमें स्टडी करना है वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, कैविटेशन क्या है, उनकी आपस में क्या रिलेशन है, इसको डीपली स्टडी कर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वेपर प्रेशर से। देखिए सबसे पहले वेपर प्रेशर क्या होता है, अब इसको समझते हैं। आपने देखिए मैंने क्या किया है, एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर मैंने एक लिक्विड ले लिया है, फॉर एग्जांपल वाटर मैंने इस क्लोज कंटेनर में ले लिया है, और नीचे से मैंने इसको हीट करने की कोशिश की है। इसको मैंने टेम्परेचर, यहां से मैं टेम्परेचर क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं हीट अप्लाई करके, हीट अप्लाइड, इस पोर्शन से मैंने हीट अप्लाई की है। तो आप बताइए जब आप वाटर को हीट देते हैं तो इन दैट केस क्या होता है, जब भी हम पानी को गर्म करने की कोशिश करते हैं तो स्टार्टिंग फेज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हल्की हल्की वेपर्स बनने लगती है। यहाँ पर क्या होगा, वेपर्स बनने लगेंगी। ये वेपर्स किसकी होंगी, वाटर की होंगी। अब ये वेपर्स क्यों बनी, इसको जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इस तरह, हमने पहले भी पढ़ा है कि लिक्विड जो है वो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। तो मैं मान रहा हूं कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो वाटर के अंदर प्रेजेंट हैं। जब आपने हीट अप्लाई की तो आपने क्या किया, एक मॉलिक्यूल जो है वाटर का, उसको कुछ आपने एनर्जी दे दी। जैसे ही इस मॉलिक्यूल को एनर्जी मिली, दैट मॉलिक्यूल वांट्स टू मूव फ्रीली, बट वाटर के अंदर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। सो फॉर हिज मूवमेंट, फॉर हिज फ्री मूवमेंट, वो क्या करेगा, अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा किस फेज के अंदर, जिसको बोलते हैं गैसियस फेज। गैसियस फेज में कन्वर्ट कर लेगा खुद को, वो लिक्विड से गैसियस फेज में चला जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं इसको, इवेपोरेशन बोलते हैं।
ये समझ आ गया कि इवेपोरेशन क्या होता है। जब कोई लिक्विड मॉलिक्यूल टेम्परेचर से अपनी एनर्जी लेकर गैसियस फेज के अंदर मूव कर जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। अब इसी तरह सबसे पहले एक पार्टिकल ने मूव किया, कुछ देर बाद सेकंड पार्टिकल मूव करेगा, कुछ देर बाद थर्ड मूव करेगा। इस तरह कुछ कुछ पार्टिकल यहां पर गैसियस फेज के अंदर, ये जो ओपन स्पेस खाली स्पेस पड़ा हुआ है इसके अंदर मूव कर जाएंगे। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद जो ये टेम्परेचर कंटिन्यूअसली हीट हम दे रहे हैं, इसी तरह कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं साइड बाय साइड। जो मॉलिक्यूल जिसके पास एनर्जी थी वो इधर उधर मूव करेगा, इधर उधर जाएगा, टकराएगा, तो कुछ देर बाद इसकी जो एनर्जी है वो डिसिपेट हो जाएगी। जब इसकी एनर्जी डिसिपेट होगी तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये वापिस दोबारा से लिक्विड फेस में आ जाएगा। ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, दोबारा लिक्विड फेस में आ जाएगा। और जब ऐसा होगा इस प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन। क्या बोल देंगे इस प्रोसेस को, कंडेंसेशन बोल देंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर हम दे रहे हैं, इवेपोरेशन हो रहा है, कुछ पार्टिकल्स जो जो जैसे जैसे अपनी एनर्जी डिसिपेट कर रहे हैं वो वापस लिक्विड फेस में आ रहे हैं, कंडेंसेशन हो रहा है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ये दोनों प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। किस में आ जाएंगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। ये एक इक्विलिब्रियम अटेन कर लेंगी। जब ये दोनों प्रोसेस इक्विलिब्रियम अटेन कर लेंगी, इस प्रोसेस पे क्या हो रहा होगा, जितने मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेकर गैसियस फेस में कन्वर्ट हो रहे होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स एनर्जी डिसिपेट करके वापस लिक्विड फेस में कन्वर्ट खुद को कर लेंगे। तो इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस रुकी नहीं है, ये कंटिन्यूअसली ऑनगोइंग है, बट इन्होंने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। जब ये इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, देखिए उस केस में क्या हो रहा होगा कि मान लीजिए ये वो कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड है और हम इसको हीट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो ये जो लिक्विड है ये प्रेजेंट है इसके अंदर। अब क्या होगा कि एक जो वेपर्स, ये जो वेपर्स इसके ऊपर प्रेजेंट हैं, ये एक प्रेशर जनरेट करेंगी, इस लिक्विड पर एक प्रेशर जनरेट करने लगेंगी। कौन, ये वेपर्स। तो इक्विलिब्रियम के अंदर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा। इस कंडीशन पे जब इक्विलिब्रियम आएगा एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा, किसी टी टेम्परेचर पे अटेन होगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो वेपर्स लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर लगाती हैं उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब होप सो आपको वेपर प्रेशर क्या होता है ये समझ आ गया। अब इसके साथ अब मैंने आपको बता दूं कि ये पूरी प्रोसेस एक ही चीज पे डिपेंड करती है, दैट इज हीट अप्लाइड, दैट इज टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। अब देखते हैं हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइलिंग। अब देखिए कैविटेशन क्या होती है, इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि बॉइलिंग क्या होता है। देखिए बॉइलिंग के अंदर मैं आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है बॉइलिंग की वो बताता हूं। बॉइलिंग में क्या है कि बॉइलिंग एक वॉल्यूम फिनोमिना है। जैसे कि हमने देखा कि वेपर प्रेशर जो था उसमें वेपर्स जो है वो सरफेस पे बन रही थी ना कि अंदर बन रही थी, तो इसलिए वेपर प्रेशर एक सरफेस फिनोमिना होता है, लेकिन बॉइलिंग एक वॉल्यूम फिनोमिना है। देखते हैं क्यों और कैसे। अब हमें यह पता है कि जब हम वाटर को गर्म करते हैं, ठीक है, उसको हीट देंगे, टेम्परेचर उसका इंक्रीज करेंगे, तो इनिशियली क्या है, वेपर्स डेवलप होती हैं, वेपर्स आने लगती है, हमें दिखती है, भाप बनती हुई उड़ती हुई दिखती है। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, वाटर बॉईल करने लगता है, उसमें बबल्स बनने लगते हैं। दोस्तों जब हीट करते टाइम एक ऐसा टेम्परेचर हम अटेन कर लें कि जिस पर बॉइल वाटर के अंदर बबल्स बनने क्रिएट हो जाएं, हमें सरफेस पे इस तरह बबल्स दिखने लगे, वो एक्चुअल में बबल्स जनरेट जो हैं वो नीचे से हो रहे हैं। जब बबल्स जनरेट होने लगते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग। अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि बॉइलिंग स्टार्ट कब होगी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए इसको स्टडी करते हैं कि बॉइलिंग स्टार्ट कब होगी, ये कैसे पता लगेगा।
बट इतना हमने समझ लिया कि बॉइलिंग का मतलब है बबल्स की फॉर्मेशन होना। कुछ लोगों को बॉइलिंग लगता है कि बॉइलिंग जब होगी तभी पानी गर्म होगा, ऐसा नहीं है। पानी गर्म होना ऑन दी मोमेंट स्टार्ट हो गया था जब आपने इसको टेम्परेचर बढ़ाया था, इसका हीट अप्लाई की थी। लेकिन जैसे जैसे आपने हीट अप्लाई की एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बबल फॉर्मेशन होने लगी, तो वो एक बबल फॉर्मेशन जो है, एक बॉइलिंग जो है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस पर ये अटेन होगा। बट जो हीटिंग है, टेम्परेचर का वेपर्स बनना है, वो एक कॉन्टिन्यूअस फिनोमिना है, वो होता रहेगा। पानी गर्म होना तो उसी मोमेंट पे स्टार्ट हो गया था जब आपने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया था, लेकिन बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही हमने अटेन की। ठीक है, तो अब देखिए, अब बात करते हैं हम कि बॉइलिंग कैसे स्टार्ट होगी, कब बॉइलिंग होगी, ये कैसे पता करेंगे, इस बात को हम अच्छे से देखते हैं। चलिए आइए देखिए। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरह वेपर्स ने जो लिक्विड पर प्रेशर लगाया था उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं, उसी तरीके से अगर किसी भी लिक्विड पर जो एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो भी एक प्रेशर क्रिएट करता है। वो सिर्फ लिक्विड पर नहीं, एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर भी एक प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, तो जो प्रेशर एटमॉस्फेयर जनरेट करता है सरफेस पर, उस प्रेशर को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं अर्थ पे हूं तो ये जो आसपास की एयर है, ये मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। मैं अगर किसी और प्लैनेट पे चला जाऊंगा तो वहां का जो एटमॉस्फेयर होगा वो मेरे ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। अगर मैं पानी के अंदर चला जाऊंगा, मैं 10 फीट नीचे चला गया, तो वो जो 10 फीट वाटर जो है वो प्लस एटमॉस्फेयर जो टोटल मेरे पे प्रेशर लगाएंगे, उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेरे लिए तो वो क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। जो आसपास का एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाएगा उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर के इक्विवेलेंट होता है। अगर मैं इसको किलो पास्कल में बात करूं तो 101.3 किलो पास्कल, 101.3 किलो पास्कल इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर होता है। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि ये मेरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है। ये जो लाइन है रिप्रेजेंट कर रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है वेपर प्रेशर की लाइन को। एक लिक्विड है, इसके ऊपर दोनों तरह के प्रेशर लग रहे हैं, एक इसके ऊपर वेपर प्रेशर लग रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है। अब देखिए, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम एयर की बात करें तो वो तो कांस्टेंट है, कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, ये तो हम सब जानते हैं, ये तो कांस्टेंट लग रहा है, ये तो बदल नहीं सकता। अब बात करें वेपर प्रेशर की, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वेपर प्रेशर मेरा बढ़ता चला जाएगा। तो इनिशियली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मान लीजिए ये जो गैप है इन दोनों में है, ये एक गैप है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर के बीच में एक गैप बना हुआ। अब मैंने क्या किया, इनिशियली 10 डिग्री सेल्सियस पे ये गैप मैंने देखा था कि ये गैप है, उस टाइम पे वेपर प्रेशर जो था 1.23 किलो पास्कल था। अब देखिए, जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मैंने टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो वेपर प्रेशर 2.34 किलो पास्कल हो गया। जब मैं धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 100 डिग्री सेल्सियस पर आया तो उस टाइम पे वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई, 101.3 किलो पास्कल होगी, जो कि किसके इक्विवेलेंट है, 1 एटमॉस्फेरिक के इक्विवेलेंट है। तो इसको अपने ऐसे करके मार्क कर लेते हैं, इसको मैंने मार्क कर लिया। अब देखते हैं अब क्या हुआ। इसको मार्क क्यों किया, क्योंकि ये जो गैप है वो धीरे धीरे जीरो हो रहा है, ये गैप खत्म हो रहा है। अब ये बताइए कि ये गैप को खत्म कौन कर रहा है, वेपर प्रेशर खत्म कर रहा है या एटमॉस्फेरिक खत्म कर रहा है। एटमॉस्फेरिक तो कांस्टेंट है, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब आप वेपर प्रेशर को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। ये जो लाइन है ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। तो जब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाएंगे, कब हो जाएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तब क्या होगा, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बॉइलिंग का मतलब क्या है, बबल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये तो हम सब जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉइल करने लगता है। क्या अब आपको यह समझ आया कि वाटर बॉइल क्यों करता है, क्यों करता है, क्योंकि उस टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हो जाती है। अब कोई बच्चा पूछेगा कि सर एक बात बताइए, अगर मैंने 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया तो टेम्परेचर करने पर मेरा वेपर प्रेशर हो गया 475, तो क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा दोस्तों, बॉइलिंग कंटिन्यूस चलती रहेगी, बबल फॉर्मेशन होती रहेगी, पानी जो है वो वेपर्स बन बन के उड़ता रहेगा। बट एट द पॉइंट एट विच वेपर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल, देन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट बॉइलिंग विल स्टार्ट। अब ये हमें समझ आ गया
कि बॉइलिंग क्यों स्टार्ट होती है, बॉइलिंग होता क्या है, और ये भी समझ आ गया कि जो बबल्स हैं वो वॉल्यूम के अंदर है, इसलिए इसको वॉल्यूम फिनोमिना बोलते हैं, और वेपर्स जो है वो सरफेस से बनती हैं, इसलिए उसको सरफेस फिनोमिना बोलते हैं। ये सारे सवालों के जवाब हमें जो है मिल गए हैं, लेकिन अभी भी ये समझ नहीं आया कि कैविटेशन कहाँ आएगी। तो अब देखते हैं कैविटेशन कैसे आएगी। उससे पहले मेरे को एक बात बताइए, मैंने एक केस आपके साथ डिस्कस कर दिया कि दोस्तों अगर आप वेपर प्रेशर को बढ़ाओगे, कैसे, टेम्परेचर बढ़ाकर, तो एक मोमेंट आएगा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर दोनों, सॉरी, वेपर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों इक्वल होकर बॉइलिंग कर देंगे। तो एक केस नंबर 2, क्या ऐसा कोई केस हो सकता है जिसमें मैं ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर और ये जो इनमें गैप है वेपर प्रेशर के अंदर, इस गैप को मैं खत्म करने के लिए क्या कुछ और कर सकता हूं कि ठीक है मैं टेम्परेचर तो बढ़ा रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरे को ये गैप जल्दी खत्म करना है, मैं चाहता हूं जल्दी बॉइलिंग हो जाए, जल्दी मतलब कि 100 से कम टेम्परेचर पे बॉइलिंग होने लग जाए। ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं? अब भाई मेरी तो टेम्परेचर को बढ़ाने की स्पीड जो है सो है, वो तो यही है मेरे सामने। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है ये भी नीचे आना स्टार्ट कर दे, ये नीचे मूव करना स्टार्ट कर दे, ये कंटिन्यूसली ऊपर मूव तो कर ही रही थी टेम्परेचर बढ़ाकर, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बॉइलिंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी? अब जल्दी से मेरे को सोच के बताओ कि कब एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो गिरने लगता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिरने लगे तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा दोस्तों। अब क्या है, अब कब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है? जब भी हम हाइट इंक्रीज करते हैं फ्रॉम द मीन सी लेवल, जब भी हम माउंटेन्स के ऊपर ट्रैकिंग करने जाते हैं तो जनरली बोलते हैं ना कि यहाँ हाई एल्टीट्यूड है। अगर हाई एल्टीट्यूड है वहां पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई एल्टीट्यूड्स पर कम होता है, इसीलिए हमारे कान बंद होने लगते हैं, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने के कारण कुछ गैसेस बाहर जाने की कोशिश करती है हमारे कानों से, कान हमारे बंद हो जाते हैं उस टाइम पे। और इसीलिए क्यों होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, वहां डिक्रीज हो रहा होता है हाइट के ऊपर। इसीलिए अब वेपर प्रेशर तो बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। देखिए अब वेपर प्रेशर, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिर रहा है और वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि हमने माउंटेन्स के ऊपर जाकर बॉइलिंग करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर बढ़ाया। वहां पर ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस लाइन की बजाय यहां था, तो क्या अब इस गैप को मीट करने के लिए मुझे कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ, बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही होने लगेगी। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों कि जो माउंटेन्स के ऊपर जो है वो 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पे ही बॉइलिंग होने लगती है। तो बॉइलिंग कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो गया। ये भी समझ आ गया कि अगर आपको बॉइलिंग करवानी है तो आइदर तो वेपर प्रेशर इंक्रीज कीजिए या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कीजिए। अब बात करेंगे हम कैविटेशन की, ठीक है। अब बॉइलिंग क्या होता है ये पूरी तरह क्लियर है। अब कैविटेशन के साथ बॉइलिंग को और वेपर प्रेशर को दोनों को लिंक करते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए ये एक पाइप है जिसकी ये इनलेट है, ये आउटलेट है, इसमें से एक लिक्विड फ्लो कर रहा है। कुछ भी लिक्विड ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, ठीक है। ये वाटर इसमें से फ्लो करके इनलेट से आउटलेट जा रहा था, ठीक है। अब मैंने इसका कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्शन जो था वो मैंने लिया और मैंने यहां उसको ले आया। उस सेक्शन को मैंने यहां देखा। अब ये क्रॉस सेक्शन जो है वो बड़ा है, ये पर्टिकुलर सेक्शन आया जो कि छोटा है, ये बड़ा है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं, समझाने के लिए बोल रहा हूं। अब यहां से वाटर आएगा, यहां से चला जाएगा। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन हम आगे डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन बेसिक कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको भी पता है कि डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ये सबने हमने +2 लेवल पे भी पढ़ी है। अब जब एरिया डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, ये हम सब जानते हैं। अगर किसी सेक्शन का एरिया डिक्रीज होगा तो वहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ये हमें पता है कि वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब एक तो है कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने यूज की। अब इसके साथ साथ एक इक्वेशन और है, बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन ये भी हम आगे फ्लूइड डायनेमिक्स चैप्टर में डिटेल में देखेंगे, लेकिन हमें इतना पता है कि बर्नौली इक्वेशन इज P/ρg + V² / 2g
प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये होती है बर्नौली इक्वेशन। v यहां पर वेलोसिटी का कंपोनेंट है, इसको वेलोसिटी हेड बोलते हैं। p इज प्रेशर, ये प्रेशर का कांस्टेंट है तो इसको प्रेशर हेड बोलते हैं। ये एलिवेशन हेड z है। मतलब एक पर्टिकुलर अगर मैं कोई डेटम मान लूं तो डेटम से उस सेक्शन की, उस पर्टिकुलर पॉइंट की जहां बर्नौली लगाई है, उसकी एलिवेशन कितना है उस डेटम से, उसको बोल देते हैं एलिवेशन हेड हो गया। तो अब जो मैंने सेक्शन लिए, फॉर एग्जांपल मैं इस सेक्शन, ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में अगर मान लो बर्नौली लगाने की कोशिश कर रहा है इक्वेशन की, इन सेक्शंस पे लगा रहा हूं, तो ये सेक्शन की जो एलिवेशन है, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जो एलिवेशन है वो दोनों का सेम है, तो z कंपोनेंट तो कैंसल आउट हो जाएगा। अब बचा प्रेशर और वेलोसिटी। अब मेरे को ये बताओ जल्दी से कि इस पॉइंट पर, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, पॉइंट 1 पर वेलोसिटी ज्यादा होगी या पॉइंट 2 पर ज्यादा होगी? ऑब्वियसली पॉइंट 2 पर वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में हमने देख लिया इसका एरिया कम है तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा होगी तो इस पॉइंट का प्रेशर हेड क्या होगा? कम होगा। रिलेटिव टू पॉइंट 1 इस पॉइंट का प्रेशर हेड क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ये पूरा कंपोनेंट अपने आप में कांस्टेंट रहेगा, यहां भी और यहां भी, तो प्रेशर जो है वो यहां पर कम होगा। अब ये समझ आ गया। अब अगर मैं यहां पर एक पार्टिकल है, एक वाटर का पार्टिकल है, वो यहां पर बैठा हुआ है, मैंने उससे पूछा कि भाई तेरे आसपास क्या है, तो उसने बोला जी मेरे आसपास तो पानी ही पानी है। उसके आसपास कौन है? वाटर ही वाटर, एवरीवेयर। तो अब इसके लिए एटमॉस्फेयर क्या हो गया? इसके लिए एटमॉस्फेयर ये वाटर हो गया, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया इसके लिए? इस वाटर के अंदर जो प्रेशर है वही इसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर कंपोनेंट कम होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया यहां पर। अब क्या हुआ कि अब लिक्विड जो है, इसमें लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा था। लिक्विड जो फ्लो कर रहा था वो तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही फ्लो कर रहा था। मैंने बताया था आपको कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है लिक्विड का तो फिर वेपर प्रेशर भी प्री डिसाइडेड होगा। तो इस लिक्विड का, इस वाटर का वेपर प्रेशर तो हमें डिसाइड हो गया कि ये पार्टिकल जो यहां पर बैठा है इसका वेपर प्रेशर हमें ऑलरेडी पता है कितना होगा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फ्लो हो रहा है लिक्विड। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो ये लाइन नीचे आने की कोशिश कर रही है। अब अगर ऐसा हुआ कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो, जो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां एयर की बात नहीं हो रही है, इसके अंदर पाइप के अंदर का जो प्रेशर है वो अगर आते आते एक ऐसी कंडीशन बन गई कि वो वेपर प्रेशर के इक्विवेलेंट आ गया, किसके इक्विवेलेंट? वो नीचे आते आते एक ऐसी कंडीशन आ गई कि वो वेपर प्रेशर के इक्विवेलेंट आ गया, तो दोस्तों क्या होगा? जल्दी से बताओ क्या होगा? तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, इस सेक्शन पर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या होगा? बॉइलिंग स्टार्ट होते ही यहां पर बबल्स बनने लगेंगे। कब बबल्स बनेंगे? कि यहां का अगर लोकल प्रेशर, मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्ड ना यूज करके लोकल प्रेशर वर्ड यूज करते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए एक काम करते हैं, यहां से एटमॉस्फेरिक हटाकर यहां लिख देते हैं लोकल प्रेशर। अब ज्यादा ठीक है। अगर लोकल प्रेशर डिक्रीज होता होता अगर ऐसी कंडीशन आई कि लोकल प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया, नीचे आता आता यहां पहुंच गया, लोकल प्रेशर भी यहां पहुंच गया और दोनों ने हाथ मिला लिया, तो क्या होगा? बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर बॉइलिंग स्टार्ट हुई तो बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, बबल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस रीजन को बोल देते हैं रीजन ऑफ लो वेपर प्रेशर, और लो प्रेशर, और इसको बोल देते हैं रीजन ऑफ हाई प्रेशर। कौन से प्रेशर की बात हो रही है? लोकल प्रेशर की बात हो रही है यहां पर। अब बॉइलिंग हो गई, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बॉइलिंग हो गई, बबल्स फॉर्मेशन हो गई। अभी भी ये समझ नहीं आया कि बबल फॉर्मेशन हो गई तो दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? बबल हो गई तो अब बताता हूं प्रॉब्लम क्या होगा। क्या दोस्तों, जैसे बबल्स बनेंगे तो दो केस होगा, या तो वो बबल ऑन दी स्पॉट बनते ही बर्स्ट हो जाएगा, बनते ही फट जाएगा, बबल फट जाएगा, या तो बनते ही फट जाएगा, या फिर क्या होगा, बबल्स वाटर के फ्लो के साथ चला जाएगा और जैसे हाई प्रेशर रीजन में जाएगा यहां जाकर बबल जो है वो बर्स्ट हो जाएगा। अब यहां एक बबल तो होगा नहीं, बबल होंगे लैक्स, करोड़ों में,
मिलियंस ऑफ बबल्स आर देयर। तो अगर इतने सारे बबल्स होंगे और वो बर्स्ट होंगे, तो जब एक बबल बर्स्ट होगा तो क्या होगा, मान लीजिए ये सरफेस है, ये वाटर है, इसके अंदर जब बबल बना, ये बबल बना और ये बर्स्ट हुआ, तो ये बबल अपनी जगह कुछ इस तरीके से कैविटी क्रिएट कर देगा वहां पर, एक माइक्रो सेकंड के लिए यहां एक कैविटी क्रिएट हो जाएगी। तो जैसे ये कैविटी क्रिएट होगी तो वैसे आसपास का पानी उसको फिल करने के लिए उसकी तरफ आएगा। तो जब चारों तरफ से पानी आके आपस में टकराएगा तो एक फोर्स जनरेट होगा, तो वो फोर्स एक नीडल की तरह होगा, तो वो फोर्स यहां लगना स्टार्ट हो जाएगा इस मटेरियल पर, ऐसे जो पाइप का मटेरियल है उस पर लगना स्टार्ट हो जाएगा, यहां भी और हाई प्रेशर रीजन में भी। अब क्या होगा, अब आप ये मानिए इस मटेरियल पर हर सेकंड मिलियंस ऑफ बबल जनरेट हो रहे हैं और मिलियंस ऑफ निडल लाइक फोर्सेस कंटिन्यूसली मटेरियल पर इस तरह एक्ट कर रहे हैं। अगर वो फोर्स मटेरियल पर एक्ट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, 10 मिनट तक भी अगर एक्ट कर गया तो वो क्या होगा, मटेरियल को कंटिन्यूसली डैमेज करेगा, कोरोजन क्रिएट कर देगा, मटेरियल को कोरोड कर देगा। इस एक्शन को बोलते हैं पिटिंग एक्शन। पिटिंग, पीटना शुरू कर देगा, है ना, बबल्स क्या है, पीट रहे हैं मटेरियल को डिग्रेड कर रहे हैं, तो मटेरियल धीरे धीरे एक टाइम पे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और उस फेलियर को बोलते हैं फटीग फेलियर। क्या बोलते हैं उसको, फटीग फेलियर बोलते हैं। अब मेरे को जल्दी से याद करके बताइए कि फटीग फेलियर क्या होता था। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया था कि फटीग फेलियर है क्या चीज। अब फटीग फेलियर क्या होता है कि जब हम कंटिन्यूसली एक साइकिल्स की फॉर्म में फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पर और उसके कारण जो बॉडी फेल हो जाती है तो उसको बोलते हैं फटीग फेलियर। ये भी एक साइकिल है, कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा है, सस्टेन्ड फोर्स नहीं है। अगर किसी बॉडी पर सस्टेन्ड फोर्स है, एक फोर्स लगा के छोड़ दिया सालों तक, तो उसको बोलते हैं क्रीप। लेकिन अगर फोर्स लगा, एक साइकिल लगा दें फोर्स की, कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा, एक व्हील की फॉर्म में एक साइकिल लगा दे और फोर्स लग के और मटेरियल फेल हो जाए तो उसको बोलते हैं फटीग फेलियर। अब हमें यह भी समझ आ गया कि फटीग फेलियर के अंदर मटेरियल फेल हो जाता है। तो जो दोस्तों इस पूरी प्रोसेस को, बबल फॉर्मेशन होना, बबल्स बनना, बबल्स बनने के बाद फोर्स लग के मटेरियल का फेल होना, इसको बोलते हैं कैविटेशन। इसको बोलते हैं कैविटेशन। अब ये बताओ, कैविटेशन हमारे लिए, एक मटेरियल के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? दोस्तों ये टोटली गलत है। किसी भी पाइप के अंदर अगर कैविटेशन हो रही है तो वो मटेरियल बहुत जल्दी फेल हो जाएगा। वो पाइप अपनी जो उसकी लाइफ थी उससे पहले ही डिग्रेड होकर फेल हो जाएगी, इसलिए हमारे लिए गलत है। अब ये कैविटेशन सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलती है? जब भी पाइप डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, जब पाइप डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है, पाइप्स के अंदर जो हमें कहीं वाटर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पाइप्स लगानी है, तो उस केस में अगर टरबाइंस है वहां कैविटेशन होने की दिक्कत है, पंप है वहां पर कैविटेशन, जहां प्रेशर का रोल आ जाएगा वहां पर कैविटेशन के आने की दिक्कत है। इसलिए टरबाइंस जो है, पंप्स हैं, वो कैविटेशन की वजह से बहुत फेलियर्स होते हैं दोस्तों। तो अब हमें ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो गया कि कैविटेशन होती क्या है। अगर कैविटेशन या अब तक जो भी मैंने पढ़ाया है इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं। कैविटेशन तक के नोट्स जो हैं, वो कंप्लीट जो नोट्स हैं कैविटेशन तक के, मैंने डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसका, लिंक पे जो है उसका प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ताकि आपको नोट्स भी मिल जाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप उस नोट्स को प्रिंट करवा के मेरे लेक्चर दोबारा सुन सकते हैं, ताकि आप अपने नोट्स को अपडेट करते रहें दोस्तों। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों में, बताएं दूसरों को भी, ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो सको, वो भी क्या पता है एक आधा कोई एग्जाम क्लियर कर लें, ठीक है ना। तो अब आपके डाउट्स है मेरे तक पहुंच जाने चाहिए। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अगर कुछ भी आपको मिलते हैं तो आप उसको सॉल्व कीजिए। डाउट आता है तो मेरी मेल आईडी आपको प्रोवाइड की गई है, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे को, या लिंक के अंदर वहां भी कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों फिर चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आगे की पढ़ाई करेंगे हम, इस चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।